हिस्ट्री में अक्सर डायनेस्टी चेंजेस बस रूलर का नाम बदलते हैं, लेकिन 1290 में जो हुआ उसे हिस्टोरियंस खलजी रेवोल्यूशन कहते हैं। वाई इम्प्लाइज सच अ हैवी टर्म? इसका कोर रीजन है पावर स्ट्रक्चर का शिफ्ट होना। अब तक दिल्ली सल्तनत पर इल्बारी टर्क्स का रेशियल मोनोकली था। दे बिलीव्ड इन प्योर टर्किश ब्लड एंड लुक्ड डाउन अपॉन अदर्स। बलबन के एरा तक ये एक्सक्लूसिविटी मेंटेन की गई थी, लेकिन जब जलालुद्दीन खलजी पावर में आए तो ये मोनोपोली शाटर हो गई। खलजीज ऑल्दो ओरिजिनली टर्क्स अफगानिस्तान में सेटल होने की वजह से कल्चरली अफगानाइज्ड माने जाते थे। सो उनका राइज पावर में आना ये सिग्निफाई करता है कि अब नोबिलिटी रेशियल प्योरिटी पर नहीं बल्कि मेरिट और मिक्स्ड सपोर्ट बेस पर चलेगी। दिस मार्क्ड द एंड ऑफ टर्किश रेशियल हेजेमनी। जलालुद्दीन जब सुल्तान बने तब वो 70 इयर्स के ओल्ड मोनार्क थे। उनकी फिलॉसफी बलबन की ब्लड एंड आयरन पॉलिसी से बिल्कुल ऑपोजिट थी। बलबन फियर और टेरर से रूल करते थे, जबकि जलालुद्दीन ने पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस और क्लेमेंसी अडॉप्ट किया। ही अंडरस्टूड द रियलिटी दैट इंडिया इज अ लार्जली नॉन मुस्लिम कंट्री और यहाँ स्ट्रिक्ट डेस्पोटिज्म या फोर्स्ड रिलीजियस कंप्लायंस सस्टेन नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने बेनेवलेंस को चूज किया। इवन जब रेबल्स जैसे मलिक छज्जू रिवोल्ट करते थे, जलालुद्दीन उन्हें हार्श पनिशमेंट्स देने के बजाय माफ कर देते थे। उनका कहना था, आई एम एन ओल्ड मैन, आई कैनॉट शेड द ब्लड ऑफ मुसलमान्स। ये अप्रोच वीक लग सकती है, बट इट वॉज ग्राउंडेड इन द फिलॉसफी दैट रूल शुड बी बेस्ड ऑन द विलिंग सपोर्ट ऑफ द गवर्नड। इसी टाइम पीरियड में एक मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट हुआ, द मंगोल इन्वेजन ऑफ 1292। अब्दुल्ला, जो हुलुगु खान का ग्रैंडसन था, उसने इंडिया पर अटैक किया। इंस्टेड ऑफ अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर, जलालुद्दीन ने डिप्लोमेसी और नेगोशिएशन से पीस एस्टैब्लिश की। इसका रिजल्ट ये निकला कि मंगोल्स वापस चले गए, लेकिन उनमें से कुछ उलुग खान और लगभग 4000 मंगोल्स ने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया और इंडिया में सेटल होने का डिसीजन लिया। इन्हें दिल्ली के पास मुगलपुरा में सेटल किया गया और इन्हें न्यू मुस्लिम्स कहा गया। यूसी, ये डेमोग्राफिक चेंज इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यू मुस्लिम्स आगे चलकर दिल्ली की पॉलिटिक्स में एक रिबेलियस फैक्शन बन जाते हैं। सो जलालुद्दीन का एरा बस ट्रांजिशन नहीं था, ये एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट था, फ्रॉम रेशियल एक्सक्लूजन टू इंक्लूजन एंड फ्रॉम टेरर टू नेगोशिएशन। अब हम जलालुद्दीन की सॉफ्ट पॉलिसी से मूव करते हैं अलाउद्दीन खलजी की अग्रेसिव इंपीरियल एक्सपेंशन की तरफ। 1296 में पावर सीज करने के बाद अलाउद्दीन का प्राइमरी एम था टोटल कॉन्क्वेस्ट। इस प्रोसेस की शुरुआत होती है 1299 में गुजरात कैंपेन से। वाई गुजरात फर्स्ट? क्योंकि गुजरात कोस्टल रीजन है और वहां से सी ट्रेड कंट्रोल होता था, which meant immense wealth। इस कैंपेन को लीड किया उलूग खान और नुसरत खान ने। राजा रायकरन, वघेला रूलर, डर के मारे भाग गए। इस कैंपेन से अलाउद्दीन को दो चीजें मिली। पहला, हैवी बूटी जैसे गोल्ड एंड सिल्वर जो उनकी ट्रेजरी को भरेगा, और दूसरा, मलिक कफूर। मलिक कफूर को 1000 दिनारी कहा जाता था क्योंकि उसे 1000 दिनार्स में खरीदा गया था। सरप्राइजिंग, राइट? एक स्लेव जो बाद में सुल्तानत का सबसे पावरफुल जनरल बना। ये अलाउद्दीन की मेरिट बेस्ड अडेप्टेबिलिटी को दिखाता है। इसके बाद फोकस शिफ्ट हुआ राजपुताना की तरफ। रणथंबोर 1301 का सीज बहुत क्रिटिकल था। हमीर देवा ने न्यू मुस्लिम रेबेल्स को रिफ्यूज दिया था, जो अलाउद्दीन के लिए अनएक्सेप्टेबल था। यहाँ सीज वॉरफेयर का यूज देखो। मंजनिक्स यानी कैटपुल्स यूज किए गए फोर्ट की वॉल्स तोड़ने के लिए। ऑल्दो नुसरत खान यहां मारा गया, लेकिन फोर्ट इवेंचुअली ट्रेचरी की वजह से गिरा। फिर आता है सबसे कंट्रोवर्शियल और फेमस कैंपेन, चित्तौर 1303। यहां रतन सिंह को डिफीट किया गया। इस कैंपेन के साथ पद्मिनी लेजेंड एसोसिएटेड है, जो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत 1540 में लिखा है। हिस्टोरियंस डिबेट करते हैं कि पद्मिनी की स्टोरी फैक्चुअल है या नहीं, लेकिन जौहर यानी मास सेल्फ इमोलेशन वहां डेफिनेटली कमिट हुआ था। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को अपने बेटे खिज्र खान के नाम पर खिजराबाद रीनेम कर दिया।
राजपूताना के बाद 1305 में आइनुल मुल्क मुल्तानी ने मालवा और सेंट्रल इंडिया जैसे मांडू, उज्जैन धर को कॉन्कर किया। इसका स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन समझना बहुत जरूरी है। लुक एट द मैप फ्लो। गुजरात, रणथंबोर, चित्तौर और मालवा, इन्हें जीतने का मतलब था कि अलाउद्दीन ने पूरे नॉर्थ इंडिया को सिक्योर कर लिया था। ये नॉर्थ इंडिया सिक्योर्ड स्टेटस ही फाउंडेशन बना जिसके बेसिस पर वो साउथ इंडिया की तरफ देख सकता था। अगर नॉर्थ अनस्टेबल होता तो साउथ कैंपेन्स इम्पॉसिबल होते। अलाउद्दीन की एक्सपेंशन पॉलिसी रैंडम नहीं थी, ये कैलकुलेटेड सीक्वेंस था। पहले इकोनॉमिक रिसोर्स जैसे गुजरात, फिर स्ट्रेटेजिक फोर्ट्स जैसे राजपूताना और फिर सेंट्रल बफर को कंट्रोल करना। अब जब नॉर्थ इंडिया कंट्रोल में आ गया, अलाउद्दीन की नज़र विंध्यास के पार डेक्कन और डीप साउथ पर गई। लेकिन यहां उसकी पॉलिसी नॉर्थ से बिल्कुल अलग थी। नॉर्थ में उसने डायरेक्ट एनेक्सेशन किया था, मतलब डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन साउथ के लिए उसकी पॉलिसी थी प्लंडर ओवर एनेक्सेशन। सिंपल है, अलाउद्दीन जानता था कि दिल्ली में बैठकर इतने दूर साउथ इंडिया को डायरेक्टली गवर्न करना इम्पॉसिबल है ड्यू टू लॉजिस्टिकल कंस्ट्रेंट्स। इसलिए उसका ऑब्जेक्टिव टेरिटरी कैप्चर करना नहीं बल्कि वेल्थ एक्सट्रैक्शन था। ही वांटेड ट्रिब्यूट, वैसिलेज और हेवी वॉर इंडेमनिटी ताकि वो अपनी ह्यूज आर्मी को फाइनेंस कर सके। बेसिकली साउथ इंडिया वाज ट्रीटेड एज अ बैंक टू फंड नॉर्थ इंडियन स्टेबिलिटी। ये कैंपेन्स 1307 से 1311 के बीच हुए, जिन्हें लीड किया उसी स्लेव जनरल ने मलिक कफूर, मलिक नायब। सबसे पहले 1307 में देवगिरी के यादवा किंग रामचंद्र देवा को डिफीट किया। अलाउद्दीन ने यहां एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने राजा को ऑनरेबली ट्रीट किया और राय रायन का टाइटल दिया। क्यों? ताकि देवगिरी आगे के सदर्न कैंपेन्स के लिए एक लॉजिस्टिकल बेस बन सके। अगर देवगिरी हॉस्टाइल होता तो सप्लाई लाइंस कट हो जाती। फिर 1309 में वारंगल, काकतीयास पर अटैक हुआ। किंग प्रताप रुद्रा II ने सरेंडर किया और इमेंस ट्रेजर दिया, जिसमें फेमस कोहिनूर डायमंड भी शामिल था, अट्रिब्यूटेड। सबमिशन सिंबलाइज करने के लिए उसने अपनी गोल्डन स्टैचू बनाई विद अ चेन राउंड इट्स नेक, सिग्निफाइंग स्लेवरी और वैसलेज। कहानी यहां नहीं रुकती। 1310 में मलिक कफूर और डीप साउथ गया, द्वारा समुद्रा, जहां होयसला किंग बल्लाला III ने सरेंडर किया, और फाइनली 1311 में मदुरई पांड्यास तक पहुंच गया। वहां सिविल वॉर चल रही थी वीरा और सुंदरा पांड्या के बीच, जिसका फायदा कफूर ने उठाया। इमेजिन द डिस्टेंस। दिल्ली से रामेश्वरम तक जाना उस जमाने में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट था। मदुरई में उसने टेम्पल्स डिस्ट्रॉय किए और मॉस्क बिल्ड की। यह पावर प्रोजेक्शन था। लूट का स्केल देखो। सतीश चंद्रा एस्टिमेट्स के हिसाब से थाउजेंड्स ऑफ हॉर्सेस, एलिफेंट्स और गोल्ड दिल्ली लाया गया। इस वेल्थ ने अलाउद्दीन की इकोनॉमिक पोजीशन को इतना स्ट्रांग कर दिया कि वो मंगोल्स को टैकल करने के लिए एक मैसिव स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन कर सका। ये स्ट्रेटेजिक मॉडल, नॉर्थ में पॉलिटिकल कंट्रोल और साउथ में इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, अलाउद्दीन की जीनियस को दर्शाता है। अलाउद्दीन की सबसे रेवोल्यूशनरी पॉलिसी थी उसके मार्केट रिफॉर्म्स। अक्सर हम सोचते हैं कि ये पब्लिक वेलफेयर के लिए था, बट नो, नॉट एग्जैक्टली। इसका रैशनल प्योरली मिलिट्री नेसेसिटी था। मंगोल्स के कांस्टेंट अटैक्स की वजह से अलाउद्दीन को एक मैसिव स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करनी थी। ट्रेजरी लिमिटेड थी, तो वो सोल्जर्स को हाई सैलरीज नहीं दे सकता था। उसने कैश पे सिस्टम शुरू किया, बट सैलरी कम थी। अगर सैलरी कम है तो सोल्जर जिंदा कैसे रहेगा? इसका सल्यूशन था प्राइसेस को आर्टिफिशियली लो और फिक्स कर देना। समझ आया? लॉजिक सिंपल है। अगर मार्केट में चीजें सस्ती होंगी तो सोल्जर कम सैलरी में भी सर्वाइव कर लेगा। अलाउद्दीन ने मार्केट स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और हर मार्केट के लिए शहनाए मंदी यानी सुपरिंटेंडेंट अपॉइंट किया। पहला था ग्रेन मार्केट, जहां वीट और राइस के प्राइसेस फिक्स कर दिए गए, जैसे वीट एट 7.5 जीतल्स। स्टेट ग्रैनरीज एस्टैब्लिश की गई ताकि फैमिन के वक्त रैशनिंग की जा सके। दूसरा मार्केट था सराय ए अदल, क्लॉथ और लग्जरी मार्केट, जहां मुल्तान से गुड्स सब्सिडाइज करके लाए जाते थे। तीसरा था हॉर्सेस, स्लेव्स और कैटल मार्केट। यहां मिडिलमैन यानी ब्रोकर्स को एलिमिनेट कर दिया गया क्योंकि वही प्राइसेस बढ़ाते थे। मर्चेंट्स को स्टेट के पास रजिस्टर होना पड़ता था और उन्हें जबरदस्ती गुड्स दिल्ली लाने पड़ते थे। अब सवाल है कि ये सिस्टम चला कैसे? इसका जवाब है फियर और आयरन लॉज।
एनफोर्समेंट के लिए अलाउद्दीन ने एक सोफिस्टिकेटेड एस्पियनाज सिस्टम बनाया। मुन्हियंस मार्केट में घूमते थे और सुल्तान को रिपोर्ट करते थे। दीवाने रियायत यानी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हर ट्रांजैक्शन मॉनिटर करता था। पनिशमेंट इतनी सिवियर थी कि अगर कोई मर्चेंट वजन या वेट में चीटिंग करता था तो जितना कम वजन होता था उतना ही फ्लैश यानी मांस उसकी बॉडी से काट लिया जाता था। यह सुनने में बारबैरिक लगता है, लेकिन इस फियर की वजह से मार्केट प्राइसेस स्ट्रिक्टली फॉलो हुए। इवन छोटे बच्चों को भी भेजा जाता था सामान खरीदने के लिए, ताकि चेक किया जा सके कि मर्चेंट चीट तो नहीं कर रहा। सो ये रिफॉर्म्स इकोनॉमिक मैनेजमेंट से ज़्यादा अथॉरिटेरियन कंट्रोल का एग्जाम्पल थे, जो आर्मी की सर्वाइवल के लिए डिज़ाइन किए गए थे। अलाउद्दीन का कंट्रोल सिर्फ मार्केट तक लिमिटेड नहीं था, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अग्रेरियन यानी खेती और मिलिट्री सेक्टर में भी उतना ही पेनिट्रेटिव था। रेवेन्यू मैक्सिमाइज करने के लिए उसने एग्जिस्टिंग फ्यूडल स्ट्रक्चर को तोड़ दिया। पहले टैक्स गेस वर्क पर बेस्ड होता था, लेकिन अलाउद्दीन ने मसाहत सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, मतलब लैंड की एक्चुअल मेजरमेंट। बिस्वा को स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया। थिंक अबाउट इट, जब आप जमीन नापते हैं तो आपको पता चलता है कि एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है और कोई टैक्स चोरी नहीं कर सकता। उसने टैक्सेशन को डायरेक्टली 50% ऑफ द प्रोड्यूस यानी खराज कर दिया, जो कि बहुत हाई था दोआब रीजन में। सबसे बड़ा ब्लो लगा रूरल एरिस्टोक्रेसी को, खुद्स, मुकद्दम्स और चौधरीज को। ये इंटरमीडियरीज पहले पेजेंट्स से टैक्स कलेक्ट करते थे और अपना हिस्सा रख लेते थे, प्लस ये खुद टैक्स नहीं देते थे। अलाउद्दीन ने इनके प्रिविलेजेस अबॉलिश कर दिए, उन्हें भी ऑर्डिनरी पेजेंट्स की तरह टैक्स देना पड़ा। बरानी लिखता है कि इनकी हालत इतनी खराब हो गई कि इनकी औरतों को दूसरों के घर काम करना पड़ा। स्टेट और पेजेंट के बीच का डिस्टेंस खत्म हो गया, अब डायरेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ। इसके अलावा 2 नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस किए गए, घरी यानी हाउस टैक्स और चराई यानी ग्रेजिंग टैक्स। ये सब इसलिए किया गया ताकि सेंट्रल ट्रेजरी भरी रहे और कोई भी नोबल या लैंडलॉर्ड इतना अमीर ना हो जाए कि वो रिबेलियन कर सके। ये सारा रेवेन्यू फाइनली वॉर मशीन को फीड करता था। अलाउद्दीन ने मिलिट्री रिफॉर्म्स में भी स्टैंडर्डाइजेशन इंट्रोड्यूस किया। पहली बार सोल्जर्स की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आरेज़े मुमालिक यानी मिलिट्री मिनिस्टर के थ्रू होने लगी। सोल्जर को कैश में पे किया जाता था, 234 टंकास पर ईयर। करप्शन रोकने के लिए 2 इनोवेशंस लाए गए, दाग और चेहरा। दाग सिस्टम में घोड़ों को ब्रांड किया जाता था ताकि कोई इंस्पेक्शन के वक्त अच्छी ब्रीड का घोड़ा दिखाकर बाद में उसे रिप्लेस न कर दे। चेहरा सिस्टम में हर सोल्जर का डिस्क्रिप्टिव रोल मेंटेन किया जाता था, हाइट, कंप्लेक्शन, मार्क्स, ताकि प्रॉक्सी यानी नकली सोल्जर्स ना भेजे जाएं। फोकस, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन का पीक था, जहां रेवेन्यू, मार्केट और मिलिट्री एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरह काम कर रहे थे टू सपोर्ट एब्सोल्यूट मोनार्की। तुगलक डायनेस्टी में आते ही हम मोहम्मद बिन तुगलक की कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी से मिलते हैं। वो हिस्ट्री में एक इंटेलेक्चुअल फूल या विजनरी फेलियर के रूप में जाने जाते हैं। उनके प्रोजेक्ट्स लॉजिक में साउंड थे बट इम्प्लीमेंटेशन में डिजास्ट्रस। सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ कैपिटल 1327। एमबीटी ने कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया। लॉजिक जियोपॉलिटिकल था। दौलताबाद एम्पायर के सेंटर में था, जहां से वो साउथ और नॉर्थ दोनों को कंट्रोल कर सकता था, और ये दिल्ली के मुकाबले मंगोल अटैक से सेफ था। बट वेट, फेलियर यहां हुई कि उसने सिर्फ ऑफिशियल कोर्ट शिफ्ट नहीं किया, बल्कि पूरी पॉपुलेशन को माइग्रेट करने का ऑर्डर दे दिया। बरानी कहता है कि दिल्ली वीरान हो गई। रास्ते में लैक ऑफ वाटर और फटीग से हजारों लोग मरे, और वहां पहुंचकर रियलाइज हुआ कि जैसे दिल्ली से साउथ कंट्रोल नहीं हो सकता, वैसे ही दौलताबाद से नॉर्थ बॉर्डर मंगोल्स कंट्रोल नहीं हो सकता। रिजल्ट, वापस दिल्ली आना पड़ा। इसने नोबिलिटी और सूफीज को नाराज कर दिया। दूसरा मेजर एक्सपेरिमेंट था टोकन करेंसी 1329। ग्लोबल लेवल पर चाइना और पर्शिया में पेपर करेंसी चाओ का कॉन्सेप्ट चल रहा था। सिंस सिल्वर की शॉर्टेज थी, एमबीटी ने ब्रॉन्ज या कॉपर कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए और उनकी वैल्यू सिल्वर टंका के बराबर फिक्स कर दी। कॉन्सेप्ट मॉडर्न फिड्यूशरी मनी जैसा था, लेकिन फ्लॉ ये था कि स्टेट ने मिंटिंग पर मोनोपोली नहीं रखी। डिजाइन सिंपल थे तो हर घर मिंट बन गया। लोगों ने अपने घर के बर्तन पिघलाकर कॉइन्स बना लिए। मार्केट में फेक करेंसी फ्लड हो गई और इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। ट्रस्ट खत्म हो गया।
फाइनली सुल्तान को प्रोजेक्ट कैंसिल करना पड़ा और उसने फेक कॉइन्स के बदले ट्रेजरी से असली सिल्वर कॉइन्स एक्सचेंज किए, जिसने ट्रेजरी खाली कर दी। इसी तरह दोआब टैक्सेशन का डिसीजन भी गलत टाइमिंग पर लिया गया। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्स हाइक किया, लेकिन उसी वक्त वहां फैमिन यानी अकाल पड़ गया। पीजेंट्स ने खेती छोड़ दी और रिबेलियन कर दिया। सुल्तान ने बाद में सोंधर यानी एग्रीकल्चरल लोन्स और दीवाने को ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खुरासान एक्सपीडिशन के लिए उसने 3,70,000 सोल्जर्स की आर्मी रेज की और उन्हें 1 साल की सैलरी एडवांस में दी। लेकिन डिप्लोमेटिक चेंजेस की वजह से एक्सपीडिशन कैंसिल करना पड़ा और आर्मी डिसबैंड कर दी गई। ये सोल्जर्स अब अनएम्प्लॉयड और आर्म्ड थे, जो इंस्टेबिलिटी का कारण बने। देखो, एमबीटी के प्रोजेक्ट्स में विजन था, लेकिन रियलिटी चेक नहीं था। हर प्रोजेक्ट साइकिल, आइडिया, फ्लॉड एग्जीक्यूशन, फेलियर और ट्रेजरी लॉस ने एम्पायर की फाउंडेशंस को हिला दिया। मोहम्मद बिन तुगलक की केओस के बाद फिरोज शाह तुगलक यानी FST गद्दी पर बैठे। उनकी सिचुएशन क्राइसिस मैनेजमेंट जैसी थी। एम्पायर रिबेलियन से टूट रहा था और ट्रेजरी खाली थी। FST ने स्ट्रैटेजी बदली, रैशनलिज्म को छोड़कर अपीजमेंट की पॉलिसी अपनाई। नोबल और उलेमा यानी रिलीजियस स्कॉलर्स को खुश करने के लिए उसने स्टेट को शरीयत के हिसाब से चलाया। ये एक मेजर स्टेप बैकवर्ड था सेक्युलर गवर्नेंस से। उसने जिज़िया टैक्स को स्ट्रिक्टली इंपोज किया और पहली बार ब्राह्मण्स जो पहले एग्जेम्प्ट थे उन पर भी जिज़िया लगाया गया। ये ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स को अपीज करने के लिए था। क्रूशियल पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन में उसने एकता यानी लैंड ग्रांट्स और आर्मी पोजीशंस को हेरिडिटरी यानी वंशानुगत बना दिया। मतलब सोल्जर का बेटा सोल्जर बनेगा, चाहे वो कॉम्पिटेंट हो या ना हो। इसने नोबिलिटी को हैप्पी रखा, लेकिन आर्मी की एफिशिएंसी को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो बाद में फेटल साबित हुआ। हाउएवर, एफएसटी को सुल्तानत का वेलफेयर किंग भी कहा जाता है ड्यू टू हिज पब्लिक वर्क्स। वो एक ग्रेट बिल्डर थे, स्पेशली उन्हें फादर ऑफ इरिगेशन सिस्टम कह सकते हैं। उन्होंने मल्टीपल कैनाल्स बनाई, जैसे यमुना टू हिसार, उलुग खानी और सतलज टू हांसी। इससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बूस्ट हुआ और स्टेट को हक के शर्ब यानी इरिगेशन टैक्स से रेवेन्यू मिला। उन्होंने नई सिटीज एस्टैब्लिश की, जैसे फिरोजाबाद, हिसार फिरोजा, जौनपुर और फतेहाबाद। हिस्ट्री और कल्चर में इंटरेस्ट होने की वजह से वो अशोकन पिलर्स टोपरा और मेरठ से केयरफुली ट्रांसपोर्ट करके दिल्ली लाए। ये इंजीनियरिंग मावल था उस वक्त के लिए। इंस्टीट्यूशनली फिरोज शाह ने वेलफेयर स्टेट का स्ट्रक्चर खड़ा किया। दीवाने बंदगान यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स बनाया, जिसमें 1,80,000 स्लेव्स कलेक्ट किए गए। शुरू में ये पावर सिंबल थे, लेकिन बाद में ये पॉलिटिकल केओस का कारण बने, क्योंकि इनकी सैलरीज ट्रेजरी पर बोझ बन गईं। दीवाने खैरात एस्टैब्लिश किया गया, जो गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी अरेंज करता था, और दारुल शिफा एक चैरिटेबल हॉस्पिटल था जहां फ्री इलाज मिलता था। सोचो जरा, फिरोज शाह का रेन एक पैराडॉक्स था। एक तरफ ह्यूमैनिटेरियन इंस्टीट्यूशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लेकिन दूसरी तरफ रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी और मिलिट्री डेग्रेडेशन। उन्होंने एम्पायर को स्टेबलाइज तो किया, लेकिन लॉन्ग टर्म में हेरिडिटरी सिस्टम ने खोखला कर दिया। फिरोज शाह की डेथ के बाद तुगलक एम्पायर तेजी से क्रम्बल हुआ। सिविल वॉर्स छिड़े और वीक सक्सेसर्स जैसे नसीरुद्दीन महमूद कंट्रोल मेंटेन नहीं कर पाए। दिल्ली सल्तनत श्रिंक होकर दिल्ली के आसपास के इलाकों तक सिमट गया। पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो चुका था, और हिस्ट्री गवाह है, जब सेंट्रल अथॉरिटी वीक होती है तब फॉरेन इन्वेजन होता है। 1398 में समरकंद से तिमूर यानी टैमरलेन, जो एक बरलस तुर्क था, इंडिया की तरफ बढ़ा। उसका मोटिव रूल करना नहीं था, उसका मोटिव था प्लंडर, और उसने इसे होली वॉर का प्रिटेक्स्ट यानी बहाना दिया। दिसंबर 1398 में तिमूर इंडस क्रॉस करके दिल्ली पहुंचा। सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद और उसके वजीर ने रेजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह हराए गए और दिल्ली छोड़कर भाग गए। इसके बाद जो हुआ वो दिल्ली की हिस्ट्री का सबसे डार्क चैप्टर है, द सैक ऑफ दिल्ली। 15 दिन तक मैसेकर और लूटिंग चली। तिमूर की आर्मी ने शहर को आग लगा दी। ये डिस्ट्रक्शन सिर्फ फिजिकल नहीं था, ये इकोनॉमिक और इंटेलेक्चुअल भी था। लिसन केयरफुली, तिमूर वापस जाते वक्त सिर्फ सोना चांदी नहीं ले गया, वो दिल्ली के बेस्ट आर्टिजन्स, मेसन्स और स्टोन कटर्स को भी अपने साथ समरकंद ले गया, ताकि वो वहां अपनी कैपिटल बिल्ड कर सके।
इस ब्रेन ड्रेन और स्किल ड्रेन ने नॉर्थ इंडिया को डेकेड्स तक डेवलपमेंट में पीछे ढकेल दिया। तैमूर के इन्वेजन के इफेक्ट्स कैटास्ट्रॉफिक थे। तुगलक डायनेस्टी प्रैक्टिकली खत्म हो गई। एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ जिसे बाद में सैयद्स ने फिल किया। खिज्र खान, जो तैमूर का नॉमिनी या गवर्नर था, उसने 1414 में दिल्ली सीज की और सैयद डायनेस्टी की नींव रखी। लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट था रीजनलाइजेशन। क्योंकि दिल्ली की पावर डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, प्रोविंशियल गवर्नर्स ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। गुजरात, मालवा और जौनपुर जैसे पावरफुल इंडिपेंडेंट किंगडम्स उभर कर आए। जौनपुर शिराज़े हिंद बन गया। एम्पायर का फ्रैगमेंटेशन कंप्लीट हो गया। सो तैमूर का इन्वेजन बस एक लूटमार की घटना नहीं थी, ये उस इपॉक का एंड था जहां दिल्ली पूरे नॉर्थ इंडिया को कमांड करती थी। इट मार्क्ड द ट्रांजिशन फ्रॉम अ सेंट्रलाइज्ड सल्तनत टू एन एरा ऑफ रीजनल सल्तनट्स।